नमस्कार विद्यार्थियों, आज आपका फिर से स्वागत है मनुधर एजुकेशन ग्रुप में। हम बीएससी थर्ड ईयर का पेपर नंबर 2 पढ़ रहे थे। उसमें भी यूनिट फर्स्ट एनालिटिक फंक्शन विश्लेषिक फलन, कल अपन ने एग्जाम्पल किया था, आधा कर लिया था, आधा नहीं किया था। उसको पूरा करते हैं अपन कि प्रदर्शित कीजिए कि फलन एफ जेड बराबर अंडर मोड एक्स वाई मूल बिंदु पर कोशी रीमान समीकरणों को संतुष्ट करता है, परंतु इस बिंदु पर विश्लेषित फलन नहीं है। देखिए, कोशी रीमान समीकरणों को संतुष्ट अपन ने कल करवा दिया था और विश्लेषित अपने को बताना था। तो कोशी रीमान समीकरणों को संतुष्ट एक बार फिर से करवा देते हैं, देख लीजिए। चूंकि यहाँ एफ जेड है आपका अंडर रूट मोड एक्स वाई। यहाँ पर देखिए अपने पास आयटा का कोई पार्ट नहीं है। बगैर आयटा का पार्ट क्या होगा, यू एक्स वाई, और जिसके अंदर आयटा होता है, जिस पद के अंदर, वो होता है अपना वी एक्स वाई का मान। यहाँ पर वी एक्स वाई का मान क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर आयटा का कोई पद नहीं है तो 0। ठीक है। और अपन देखिए कोशी रीमान समीकरण में क्या होता है, डेल यू अपॉन डेल एक्स। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालेंगे किस बिंदु पर, मूल बिंदु पर। मूल बिंदु जीरो पर डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0। देखिए अपने पास जो मेन बात है वो क्या है, पहले तो फलन यहाँ पर बिंदु क्या है, 0 0, तो u 0 0 अपने पास। ठीक है। अब इसमें परिवर्तन x अक्ष में कितना परिवर्तन हुआ, देखिए x में परिवर्तन किसके सापेक्ष निकालना है, x के सापेक्ष। तो परिवर्तन किस में होगा, सिर्फ x में। तो मान लीजिए कि कितना परिवर्तन हुआ इसके अंदर, x परिवर्तन हुआ। तो y तो अपना कांस्टेंट है, परिवर्तन कितना होगा इसमें, x वाले में x मान लिया। तो अब परिवर्तन कितना हुआ, घटा लेंगे इसमें से। तो ये अपना मेन मान क्या है, अपना u 0 0, परिवर्तन होने पर u 0 + x, 0। परिवर्तन की दर, तो x में जितना परिवर्तन है उसका लगा देंगे भाग x - 0। नीचे क्या आ जाएगा, x ही आ जाएगा। ठीक है। तो लिखिए इसके अंदर क्या आ जाएगा, u x 0 u 0 0 x - 0। तो क्या आएगा भाई, देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 u x 0, इसके अंदर रखोगे मान क्या हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा सारा। यहाँ पर u 0 0 0, नीचे x, ये मान क्या होगा, टोटल 0, लिमिट लोगे क्या आ जाएगा, 0 0 ही आएगा। ऐसे डेल यू अपॉन डेल वाई, परिवर्तन किस में होगा, y में। तो u 0, y, x तो कांस्टेंट रहेगा, तो x का तो 0 ही आएगा, 0 का 0 यहाँ पर u 0 0, y - 0, वही सेम का मान रखो, यहाँ से निकालो क्या आएगा, 0 आ जाएगा, लिमिट भी 0 आ जाएगा। ऐसे ही डेल v अपॉन डेल y, डेल v अपॉन डेल x, लिमिट x टेंड्स टू 0 v x 0, मूल बिंदु पर निकाल रहे हैं इस वजह से, v 0 0, नीचे x - 0, क्या आ जाएगा, अपना मान ही क्या है, v x y, ये फलन ही क्या है अपना 0, तो 0 आना है। डेल v अपॉन डेल y, परिभाषा लगाओगे आंशिक अवकलन की, लिमिट y - 0 v 0 y, v 0 0 y - 0, क्या आ जाएगा, ये भी 0। यहाँ पर देखिए समीकरण 1 2 3 4 से, समीकरण 1 2 3 4, समीकरण 1 2 3 व 4 से अपन लिख सकते हैं मूल बिंदु पर
मूल बिंदु पर डेल v अपॉन डेल x बराबर डेल v अपॉन डेल y और डेल u अपॉन डेल y बराबर माइनस डेल v अपॉन डेल x। दोनों मान ये बराबर लिख सकते हो क्योंकि सारे मान 0 0 है, रख के देखोगे बराबर ही रहेंगे। अतः मूल बिंदु पर कॉची रीमान समीकरण संतुष्ट होती है। संतुष्ट होती है। यहाँ तक का काम हमने कल कर लिया था, इससे आगे अपन अब करते हैं। देखिए इससे आगे अब अवकलनीयता की परिभाषा लगाओगे। अवकलनीयता की परिभाषा से अवकलनीयता की परिभाषा से देखिए अपन ने देखिए वहां पर अवकलनीयता की परिभाषा लिखी थी, वहां पर एक बात और लिख सकते हैं उस तरीके से। देखिए f डैश z0 को लिख सकते हैं आप लोग इस तरीके से भी, लिमिट z टेंड्स टू z0 f z माइनस f z0 माइनस f z, नीचे z0 माइनस z या z माइनस z0, बात वही आनी है। z माइनस z0 लिखो तो f z माइनस f z0 लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, f डैश z0 पर निकालनी है आपकी अवकलनीयता। तो यहाँ पर f z0 पहले माइनस f z0 माइनस z, इस तरीके से। यदि z पे करना होता तो z टेंड्स टू z0 और यहाँ पर लिख देते आप f z माइनस f z0 z माइनस z, इस तरीके से लिख दो। f डैश z पर अवकलनीयता निकालनी है आपको किसी भी बिंदु z पर, तो z टेंड्स टू z0 f z माइनस f z0 z माइनस z0, ये क्या आपकी अवकलनीयता की परिभाषा है। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास किस बिंदु पर निकालना है अवकलनीयता, मूल बिंदु पर। तो सबसे पहले परिभाषा लगाएंगे f डैश z बराबर लिमिट z टेंड्स टू, देखिए किस बिंदु पर, मूल बिंदु पर z टेंड्स टू 0 आ जाएगा, f z माइनस f z0, नीचे z माइनस z0। अपना जो मेन बिंदु है वो क्या है, 0 0 है। तो यहाँ पर लिमिट z टेंड्स टू 0 f z माइनस f0 लिख सकते हैं, z माइनस 0। ठीक है, अपना जो बिंदु क्या है, मूल बिंदु पर बात कर रहे हैं अपन। तो z0 क्या होगा अपना 0। ठीक है, z टेंड्स टू z0 होता है। यहाँ पर z0 क्या है, अपना मूल बिंदु है तो 0। लिमिट z टेंड्स टू 0, परिभाषा लगाओगे f z अंडर रूट मोड xy माइनस f0 0, नीचे x प्लस अल्टा y, क्योंकि z क्या होता है अपना x प्लस अल्टा y। अब देखिए यहाँ पर मैंने वहां पर बोला था अवकलनीयता की परिभाषा में कि मूल बिंदु अपना डेल z जो होता है ये 0 की ओर अग्रसर होने पर किसी भी मार्ग से, एक बात बोली थी वहां पर, किसी भी मार्ग से, तो ये z टेंड्स टू 0, तो z किसी भी मार्ग से 0 की ओर अग्रसर होगा तो अपना जो अवकलनीयता जो है ये कर रहे हैं अपन अवकलन f z का जो अवकलन निकाल रहे हैं, इसकी जो लिमिट आएगी वो क्या आनी चाहिए, अद्वितीय और परिमित। तो देखिए यहाँ पर मार्ग की बात हो रही है किसी भी मार्ग से, तो मैं एक मार्ग ले रहा हूं। मैंने उस टाइम पे भी समझाया था कि ये आपका कोई मूल बिंदु है कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर, तो इस पर कितने तरीके से आ सकते हैं अपन, अनंत तरीके हैं आने के।
किधर से भी आ सकते हो आप। तो मैंने मान लिया कि कौन से मार्ग से आ रहे हैं, y बराबर mx। आपने रेखा का सरल रेखा का समीकरण पढ़ा होगा जो कि मूल बिंदु से गुजरती है। क्या होता है? y बराबर mx। तो मैं मान लेता हूं कि ये जो आपका जो z 0 की ओर अग्रसर हो रहा है किस मार्ग से हो रहा है? कोई भी एक रेखा है y बराबर mx, ठीक है। m का मान चेंज होगा, रेखा का मान भी, रेखा भी बदल जाएगी आपकी। जैसे y बराबर x होता है आपका अपने पास, y बराबर x, ये लाइन होती है आपकी y बराबर x, y बराबर 2x, ये होती है आपकी, ठीक है। यानी m का मान चेंज होगा तो आपकी रेखाएं भी बदल जाएंगी। मार्ग बहुत सारे अनंत मार्ग है, उसमें से एक और, तो उनका जो एक सूत्र होता है वो क्या होता है? y बराबर mx। अब m का जो मान आप प्रवणता बोलते हैं उसको जैसे जैसे चेंज करोगे रेखा बदल जाएगी। तो बहुत सारे मार्ग से आ रहे हैं इसका मतलब, तो मार्ग लिया अपन ने, मार्ग y बराबर mx से 0 की ओर अग्रसर होने पर देखिए z बराबर क्या आपका x प्लस आइटा y। तो जैसे z 0 की तरफ आएगा, कोई भी पॉइंट 0 की तरफ आएगा तो x भी 0 होगा और y भी 0 होगा। तो जैसे ही z टेंड्स टू 0 तो हम बोल सकते हैं कि x टेंड्स टू 0 और y टेंड्स टू 0। देखिए y बराबर mx की बात की है तो रखिए इसके अंदर y की जगह mx, इसलिए f डैश z बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0 y टेंड्स टू 0 लिख सकते हैं, क्योंकि z टेंड्स टू 0 है तो z टेंड्स टू 0 का मतलब x भी 0 की ओर अग्रसर होगा और y भी 0 की ओर अग्रसर होगा। तो यहां पर रख देंगे x अंडर मोड x, y की जगह mx, नीचे x प्लस आयोटा mx। इसको हल किया, अपने पास आया, y तो बचा ही नहीं, y तो रहने दो, लिमिट में नहीं लिखेंगे आपको। तो यहां पर अपने पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर होगा, तो एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा और अंडर रूट में रह जाएगा आपका m, नीचे ये x आ गया 1 प्लस आयोटा m, x से x कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट मोड m, नीचे आया आपके पास 1 प्लस आयोटा m। लिमिट निकालोगे क्या आ जाएगा? अंडर रूट मोड m, नीचे 1 प्लस आयोटा m। अब देखिए मैंने वहां पर बोला था अवकलनीयता की परिभाषा में कि किसी भी मार्ग से आने पर सीमा चेंज नहीं होनी चाहिए, जो सीमा है वो क्या आनी चाहिए? आपकी अद्वितीय आनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या होगा? जैसे y बराबर x, m का मान में ले लूं 1, तो यहाँ पर लिमिट क्या आएगी? 1 प्लस आयोटा, ठीक है। यदि मैं ले लूं m बराबर 2, भाई इस रास्ते से भी तो आ सकता है 0 की तरफ, इस रास्ते से भी हम 0 की तरफ अग्रसर हो सकते हैं, यानी मूल बिंदु की ओर अग्रसर हो सकते हैं। तो यहाँ पर m बराबर जैसे 2 रखोगे इसके अंदर अंडर रूट मोड 2, नीचे आ जाएगा 2 आ जाएगा, प्लस का है तो मोड का मतलब ही नहीं है, 1 प्लस 2 आएगा। लिमिट अलग अलग आ रही है, देखिए इस मार्ग से आए तो लिमिट आई है, इस मार्ग से आए तो लिमिट आई है। इसका मतलब जैसे जैसे m का मान चेंज होगा लिमिट का मान भी चेंज हो जाएगा, अर्थात लिमिट क्या नहीं है? अद्वितीय नहीं है। इसलिए ये जो आपका फलन है एफ जेड मूल बिंदु पर क्या नहीं है? अवकलनीय नहीं है, और अवकलनीय नहीं है तो क्या होगा? विश्लेषिक भी नहीं होगा। चूंकि यह मान, यह जो सीमा है, लिख देंगे इसके बाद, चूंकि यह सीमा m पर निर्भर है, इसलिए यह फलन एफ जेड मूल बिंदु पर
अवकलनीय नहीं है, और अवकलनीय नहीं है तो अतः विश्लेषिक भी नहीं है, अतः विश्लेषिक भी नहीं है। तो अपन ने सिद्ध किया था कि अपने से पहले प्रूफ किया था अपन ने कि मूल बिंदु पर तो कौशी-रीमान समीकरण संतुष्ट हो रही थी, लेकिन इस मूल बिंदु पर विश्लेषिक नहीं हो रहा है। इसका मतलब कौशी-रीमान समीकरण केवल आवश्यक प्रतिबंध है, पर्याप्त नहीं है। ये बताने के लिए पर्याप्त नहीं है कि ये विश्लेषिक है या नहीं है। तो कौशी-रीमान समीकरण संतुष्ट करने पर भी विश्लेषिक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ये उसके लिए आवश्यक शर्त है। यदि किसी को विश्लेषिक होना है तो पहले क्या होना पड़ेगा, कौशी-रीमान समीकरण संतुष्ट करनी पड़ेगी, फिर आगे कुछ और प्रतिबंध संतुष्ट करने पड़ेंगे, तब जाकर के ये क्या होगा, विश्लेषिक होगा। तो आज फिर आगे बात करते हैं अपन विश्लेषिक फलन होने के लिए पर्याप्त प्रतिबंध। वो तो क्या था अपना, आवश्यक प्रतिबंध। इनको हम सिद्ध भी करेंगे, आवश्यक प्रतिबंध को और पर्याप्त प्रतिबंध को। यहां पर अभी इनको सिद्ध करना, सिद्ध करने का मतलब यहाँ सिद्ध करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत लंबा प्रोसेस है, कम से कम 4-5 टुकड़ों में जाके होगा, समझ में आएगा नहीं फिर आपके। तो सबसे पहले आप इनका जो कथन है वो याद कर लीजिए, जब आपकी क्लासेज होंगी वहां पर आपका करवा दिया जाएगा प्रूफ। विश्लेषिक फलन होने के लिए पर्याप्त प्रतिबंध, यानी अब ये प्रतिबंध, 2 प्रतिबंध होंगे इसके अंदर, दोनों बातें यदि संतुष्ट हो जाएंगी तो आपका जो फलन है वो निश्चित रूप से क्या होगा, विश्लेषिक होगा, क्योंकि ये प्रतिबंध कैसा है, पर्याप्त प्रतिबंध। कथन लिखते हैं इसका, यदि माना कोई फलन एफ जेड यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई प्रांत डी में परिभाषित कोई फलन है, कोई फलन प्रांत डी में परिभाषित है, तब फलन एफ जेड प्रांत डी में विश्लेषिक होगा यदि प्रांत डी के प्रत्येक बिंदु पर यू एक्स वाई और वी एक्स वाई के प्रथम कोटि के आंशिक अवकलज संतत हों तथा यू एक्स वाई और वी एक्स वाई प्रांत डी के प्रत्येक बिंदु पर कौशी-रीमान समीकरण डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर डेल वी अपॉन
संतुष्ट करते हो। माना कोई फलन एफ जेड प्रांत डी के अंदर क्या है, परिभाषित है, तब फलन एफ जेड प्रांत डी में विश्लेषिक फलन कहलाता है यदि प्रांत डी के प्रत्येक बिंदु पर, ये विश्लेषिक होगा यदि प्रांत डी के प्रत्येक बिंदु पर uxy और vxy जो अपने ये पार्ट है, ये दोनों, इन दोनों के प्रथम कोटि के जो आंशिक अवकलज हैं वो इस प्रांत के अंदर क्या होने चाहिए, संतत होने चाहिए। साथ में uxy और vxy प्रांत डी के प्रत्येक बिंदु पर कौशी रीमान समीकरण को संतुष्ट करना चाहिए। यदि ये दोनों बातें संतुष्ट होती हैं अपनी, तो क्या बोलेंगे यहाँ पर कि फलन एफ जेड क्या होगा आपका, इस प्रांत डी के अंदर विश्लेषिक होगा। यदि इनमें से एक, दोनों में से एक की बात गलत हो गई तो विश्लेषिक नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही, पर्याप्त प्रतिबंध को इसको याद रखना। आगे बात करते हैं कल।